हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड द चैप्टर इज गैप. सो राइट डाउन गैप. व्हाट इज द फुल फॉर्म? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो पहले डेफिनेशन कर लें भाई, व्हाट इज दिस. तो आपके डेफिनेशन से यू आर गेटिंग द आंसर. These are set of rules. What you can write? Set of rules. Concepts and guidelines. For preparing financial statements. Write down. So guys, these are set of rules, concepts and guidelines for preparing financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब समझ ही रहे हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, ये सब बनाते थे ना. तो भाई क्यों ज़रूरी है ये? यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है? एक जैसा होना. अब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट में हमारे पास अरुणाचल प्रदेश से गुजरात. तो इतने सारे जोन में अलग अलग स्टेट है, और अकाउंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सब अगर एक तरीके से बनाए तो कोलकाता का अकाउंटेंट मुंबई के बिजनेस का अकाउंट समझ सकता है, देख सकता है, ऑडिट कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है. कश्मीर का, दिल्ली का, साउथ का जाके कर सकता है ना. तो एक यूनिफॉर्मिटी होने का मतलब सबको ही अपना अकाउंट्स को प्रेजेंट करेगा एक ही तरीका से, एक ही सिद्धांत यूज़ करेंगे अपने अकाउंट्स को के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में. ओके, समझ रहे हो ये चीज़? तो फिर से एक बार कर लेते हैं कि भाई गैप क्या होता है. गैप का फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि गैप का फुल फॉर्म क्या होता है और क्या है ये. तो एक सेट ऑफ रूल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, गाइडलाइंस है जो काम आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में. और फिर क्या ध्यान रखना है बेटा कि ये क्यों चाहिए हमें? भाई यूनिफॉर्मिटी लाना है. देश में हर एक स्टेट एक ही पैटर्न से अगर अपना अकाउंट्स बनाएगा तो क्या होगा, उसको वेरीफाई करना बड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा. तो ये हमारा मेन मकसद है. ठीक, अब तो गैप के अंदर है क्या? तो लिखेंगे प्रिंसिपल्स, या मैं ऐसे प्रिंसिपल्स की जगह लिखूं, ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ना, ये बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्लस कॉमनली एक्सेप्टेड practices for recording financial information. समझ रहे हो?
अब सवाल उठता है कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, हु इम्प्लीमेंट्स एंड फॉलो ICAI, IC इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करता है। फॉलो कौन करता है, देश के सारे ऑर्गेनाइजेशंस। हु फॉलोज, ये नियम को कौन फॉलो करता है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ता है, सारे बिजनेसेस को करना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा, जो अकाउंट्स बनेगा वो इसी बेसिस पर बनता है। समझ गए कि नहीं? अगर कोई पूछे कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल एक सिद्धांत, एक नियम जिसके ऊपर हम चलते हैं, एक जनरल लॉ जो अडॉप्ट करता है और जो हमारे एक्शंस को गाइड करता है। सिद्धांत हमारे एक्शंस को गाइड करता है। ठीक इसी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी होता है, जो अकाउंटिंग एक्शंस को और अकाउंट्स में करने वाले हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको अफेक्ट करता है। तो लिखिए अब एक टर्म, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग ठीक है। तो कोई भी प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है उसका 3 फीचर्स होना ज़रूरी है। पहला रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब भाई यूज़फुल होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन सिद्धांत हम जैसे फॉलो करेंगे वो यूज़र्स के लिए क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल यूज़फुल होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव तब है जब वो किसी भी इंसान के पर्सनल बायस से अफेक्ट ना हो। एनीथिंग विच इज़ ऑब्जेक्टिव इट मीन्स उसका पर्सनल सोच यहाँ नहीं चलने वाला, ठीक है। तो लिखेंगे डिवॉइड ऑफ पर्सनल बायस, तभी वो ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करेगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समझ गए ऑब्जेक्टिव का मतलब? बेटा डिवॉइड मतलब होता है नहीं है, एब्सेंट है। तो एब्सेंस ऑफ पर्सनल बायस। बायस का मतलब होता है भाई, सिंपल सी चीज़ों को समझो, जो सब्जेक्टिव चीज़ है मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। भाई तेरे हिसाब से दुनिया कौन बनाया? कोई होगा, तुम लोग के हिसाब से गॉड बना रहा है, तो मुस्लिम्स के हिसाब से अल्लाह बना रहा है, क्रिश्चियन के हिसाब से कोई और है जो बना रहा है, उनका गॉड अलग है। तो ये चीज़ हो गया सब्जेक्टिव। कॉन्सेप्ट रिलीजन का सब्जेक्टिव हो सकता है, उनके हिसाब से उनका सही, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सही, और मेरे हिसाब से कोई भी सही नहीं। तो ये क्या चीज़ हो गया? सब्जेक्टिव चीज़ है। ऑब्जेक्टिव इज जो रियलिटी, ठीक है। यहाँ मैं क्या सोच रहा हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वो सबके लिए एक ही होगा, ठीक। थर्ड इज फिजिबल।
फिजिबल मतलब होता है इजीली इसको अपने अप्लाई कर सकें। ईजी एंड इकोनॉमिक, ईजी एंड इकोनॉमिक का मतलब भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करने में इतना कॉस्ट नहीं लगना चाहिए कि हमारे बजट से बाहर हो जाए। तो कॉस्टली मैटर नहीं होना चाहिए, ये इजीली एप्लीकेबल हो। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इजी का मतलब क्या होता है, इट मस्ट बी सिंपल। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। इसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट था, अब मेन काम चालू हो रहा है कि भाई कौन कौन सा सिद्धांत है जो फॉलो करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स है जो अपने फॉलो करते हैं। तो लिखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स। तो what are these? These are basically assumptions. ठीक, इन assumptions को ध्यान में रखते हुए बेटा अपने रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी बेसिस पर हम सारा अकाउंट्स बनाएंगे। तो क्या क्या है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, नया पेज ही ले लेते हैं इसके लिए। हाँ चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये सारा आपको ध्यान होना चाहिए और कहाँ कहाँ लग रहा है ये क्लियर होना चाहिए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को चलाया जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है? बिजनेस का ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा बहुत लंबे समय तक, नियर पीरियड में इसका कोई एंडिंग होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए नाम क्या रखा गया, गोइंग कंसर्न। तो बिजनेस का लाइफ होगा लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग लाइफ। बिजनेस का लाइफ काफ़ी लंबा होगा, जल्दी से ये हम लोग बंद करने वाले। ऑपरेशंस विल कंटिन्यू फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और नियर फ्यूचर में कोई इसको ऑपरेशन को शट डाउन करने का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, हाँ अब ये कितना लंबा टाइम होना चाहिए भाई, जी हम जान सकते हैं 2 साल 5 साल 10 साल, जिसको कहते हैं फोरसीएबल पीरियड। फोरसीएबल का मतलब जिसको हम देख सकते हैं। भाई अब मैं बोलूँगा 1000 साल तक चलेगा, डज नॉट मेक एनी सेंस, लेकिन आने वाला 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 15 20, ये देखा जा सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या ध्यान रखना है? पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा लिखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस की जगह टर्म हम लोग अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या ध्यान रखना है? रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बहुत एकदम जिस्ट में बता रहा हूँ। जो बच्चे ये समझ लेंगे वो, अब आप अपना कोई भी बुक पढ़ लो। आप अगर आप क्लास 11 में हो, बेसिक्स कर रहे हो, आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट जो अकाउंट्स कर रहा है,
वो इस वीडियो को अगर देखेगा तो बहुत इजीली समझ जाएगा इन चीज़ों के बारे में, और इसका यूज़ आप लाइफ टाइम लगाओगे। जब तक आप अकाउंट्स कर रहे हो, जब भी अकाउंट्स बना रहे हो, उसका आधार यही होगा, इन्हीं बेसिस पर चलता है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसको आप ऐसे समझो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो मैं आपको सबको बताता हूँ कि बेटा देखो, बिजनेस चलाता कौन है, स्टार्ट कौन करता है बेटा, और इस तरफ क्या है, तो आप देखो मैंने बिजनेस को तुरंत अलग कर दिया बेटा। सब कोई ध्यान से देखे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस तो ओनर का ही हुआ। मैंने ओनर को अलग क्यों किया, बिजनेस को अलग क्यों किया, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट कहता है मुझे कि बिजनेस का आइडेंटिटी ओनर से अलग है, सेपरेट रखो बेटा दोनों को। क्या ध्यान रखना है, ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब दोनों का बेटा आइडेंटिटी अलग अलग है। ओनर बिजनेस में बेटा क्या डाल रहा है, कैपिटल डाल रहा है ना। तो आपको बेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओनर के कि बिजनेस के। हमेशा याद रखना है बेटा, यहाँ पे मैं वापस बता रहा हूँ, इस पॉइंट को हल्के में मत लेना, पूरा अकाउंट्स इस पे चल रहा है। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस में अगर ओनर ने पैसा डाला तो आप बताओ पैसा आया कि गया, आया। बस इतना ध्यान रखना है कि हमको हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर खर्च किया जाएगा तो कौन कर रहा है, बिजनेस। इनकम जनरेट कर रहा है कौन, मिल रहा है किसको, बिजनेस को मिल रहा है। बस यही कहता है मेरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर। आगे चलूं, बना लिया आपने, ये लिख लिया। चलिए थर्ड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। टर्म से ही आपको बहुत कुछ याद रख लेना होगा बेटा। मनी मेजरमेंट का क्या है, all the transactions and information events are recorded in monetary terms, in money terms. All transactions are recorded in monetary terms, या money terms. तो सिंपल सी बात है, इफ ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, क्या वो हमारे बुक्स में आएगा, क्या हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ सारा फोकस किस पे बेटा, मॉनेटरी टर्म। बुक्स में अगर रिकॉर्ड करना है तो बात मुझे पैसे की करो। परचेज होगा पैसे में, सेल होगा पैसे में, नुकसान होगा तो कुछ अमाउंट होगा, गेन होगा तो कुछ अमाउंट होगा, कमीशन मिल रहा है, दे रहे हैं तो कुछ अमाउंट होगा, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मनी मेजरमेंट सीधा बोलता है कि भाई क्या मॉनेटरी टर्म्स में अगर है या मनी में जिसको मेज़र कर सकते हैं वही चीज़ रिकॉर्ड होगा, जिसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा कॉन्सेप्ट लिखिए, अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम एक और नाम देते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखो बिजनेस का लाइफ लंबा है अपन समझ गए। तो सपोज कीजिए मैं तो बिजनेस का लाइफ 10 साल समझ के रख रहा हूँ, तो क्या पूरा हिसाब किताब 10 साल बाद करेंगे। समझदारी किस में है कि पूरे लाइफ ऑफ द बिजनेस आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर टाइम पीरियड, स्मॉलर पीरियड, एंड ईच पीरियड इज जनरली ऑफ 12 मंथ्स। तो इसका मतलब यही है कि हम लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर में बेटा, लिखिए लाइफ ऑफ द बिजनेस इज
broken into smaller parts या periods usually of कितना मंथ 12 मंथ्स। इसी को अपन कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट बेटा पॉइंट होने वाला है कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर। फिर यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा आपको नाम से, क्या समझ रहे हो बेटा यहाँ पे आप? हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना बेटा, लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड गिव complete and full disclosure of all material items ठीक है। जितना भी मटेरियल आइटम्स है ना बेटा, उन सब का इंफॉर्मेशन कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज का मतलब होता है दिखाना, शो। डिस्क्लोज करने का मतलब शो करना है आपको। यू हैव टू प्रेजेंट द होल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एग्जांपल समझो, जैसे कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया 5000 का और हमने इंटरेस्ट पे किया 4000 का। तो बेटा आप स्टूडेंट कह सकते हैं सर मिला और दे भी तो दिए, मिला है तो हमने दे भी तो दिया है, तो सर 1000 दिखा देगा नेट इंटरेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, समझ रहे हो? आपको इंटरेस्ट मिला 5000 रुपये का, आपने इंटरेस्ट पे किया 4000 रुपीज़ का। अब पर्सन में से कि सर क्यों दिखाएं 5 और 4, बेटर है कि हम 1000 नेट दिखा दें, नेट इंटरेस्ट मिला तो इनकम साइड में दिखा दो 1000 मिला। बट ऐसा नहीं है, आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना होगा कि इस नेट में भी क्या है। तो आपको दोनों अलग अलग दिखाना है, आपको नेट नहीं दिखाना है। आपको दिखाना होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड अलग, इंटरेस्ट पेड अलग, रेंट रिसीव्ड अलग, रेंट पेड अलग। इसको कहते हैं कि हर चीज़ को फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब लिखिए क्या होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। लिखिए रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when it is earned, when it is earned, ठीक, whether received or not।
आपका कमाई अगर है, आपको पैसा मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कैश हाथ में आ ही जाए। आपने सेल किया तो सेल दो तरीके का होता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में पैसा आपको तुरंत मिल जाता है, क्रेडिट सेल्स में सेल्स तो हुआ लेकिन पैसा अभी तक मिला स्टिल आपको अपने बुक्स में अपने रेवेन्यू को, इनकम को शो करना पड़ेगा। तो आप सेल्स में क्रेडिट भी दिखाओगे और कैश भी दिखाओगे, दोनों दिखाना होगा। भले ही क्रेडिट सेल्स का पैसा मिला नहीं है, स्टिल आपको दिखाना, क्योंकि आपने सेल कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब वो सेल्स एग्जीक्यूट हो गया और वो आपका रेवेन्यू बन गया, रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू बेटा जैसे ही हो गया तो वो अर्न कर लिए, बुक्स में दिखाओ, मिला नहीं मिला मैटर नहीं करता है। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो देखो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट से भी मैच करता है, यस और नो? ऑब्जेक्टिविटी पढ़े थे, रेलिवेंस ऑब्जेक्टिविटी पढ़े थे। तो ऑब्जेक्टिविटी में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब कोई आपका पर्सनल उसमें तड़का नहीं लगाना है आपको। इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल बी बैक्ड बाय एविडेंस है। अगर सेल हुआ है तो प्रूफ चाहिए, वाउचर्स चाहिए, कैश मेमो चाहिए, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, जिसके बेसिस पर सारा ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? तो वेरीफाई कर सकते हैं हम, जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे वो बेसिस ऑफ एविडेंस पे करोगे और तभी हम उसको वेरीफाई कर सकेंगे। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव टर्म बेटा लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लाइफ में बहुत कुछ है जो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है वो ट्रूथ है, ज़रूरी नहीं है। ये बात को समझना पड़ेगा। वी थिंक कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा हो। एक आदमी आके बोला मुझे रात में दिखता है मेरे घर में कोई खड़ा है कोना में, है ना, और मेरे को बुला रहा है, हम डेली देखते हैं। अब घर वाला आया, बोला कहाँ है, एक जन आया, दो जन आया, तीन जन आया, वो बोले जा रहा है, मुझे दिखता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सिर्फ आपके पर्सनल बायसेस को कहते हैं सब्जेक्टिव व्यू। क्या कहते हैं? वो और कोई नहीं समझ पाएगा, वो आप ही समझ रहे हैं। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव विच इज़ ट्रू फॉर ऑल, उसमें आपका कोई तड़का नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ वहाँ है तो सब कहेगा कि है, क्योंकि सबको दिखाया बताया जा सकता है। ठीक, मेरे पास ये वॉलेट है, मैं ये कह रहा हूँ ये वॉलेट है, तो ये वॉलेट सब्जेक्टिव व्यू है ऑब्जेक्टिव व्यू है? क्योंकि तुम भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हैं हाँ भाई वॉलेट है, और क्या खोल के दिखा सकते हैं, तुम हाथ में लेके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कुछ भी बोल दूँ, क्लेम कर दूँ कि मेरे पता है राइट हैंड में 5,000 रुपये है, पकड़ा हुआ हूँ मैं, ये मैं कह रहा हूँ, मुझे पूरा फील हो रहा है कि है, लेकिन क्या रियल में मैं ये तुमको एविडेंस दे सकता हूँ कि है? तो ये जो मेरे को लग रहा है ना, ये सब्जेक्टिव व्यू है। ऑब्जेक्टिव व्यू है तो वो पब्लिक के लिए वेरीफाई, जो चीज़ वेरीफाई नहीं कर सकते उसको हम सब्जेक्टिव हम नहीं मानते, क्योंकि वो एक व्यक्ति का विचार है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा तो साइंटिफिक व्यू है,
तो बेटा पूरा का पूरा जो साइंस टिका है ना, वो ऑब्जेक्टिविटी पे टिका हुआ है। वहाँ एक साइंटिस्ट ये नहीं बोल सकता मेरा व्यू है, मेरे को लगता है कोरोना वायरस है, तो तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा वायरस है कि नहीं। तो उसके लिए तो पूरा प्रोसेस है ना। दिस इज द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई से कि लाइफ को जितना ऑब्जेक्टिव बनाओगे उतना बढ़िया है। सब्जेक्टिव में तो आप कह सकते हो कि सेंटा क्लॉज होता है, लड़की लोग के लिए फेरी होती है, परियां होती हैं, मुझे तो लगता है परियां होती। क्या ये ऑब्जेक्टिव व्यू है कि सब्जेक्टिव व्यू है? सब्जेक्टिव के साथ साथ स्टूपिड व्यू भी है। बात समझ रहे हो? तो हमें क्लियर होना चाहिए कि कब सब्जेक्टिव कब। अच्छा, दोनों में फ़र्क है। यही बेटा अगर 5 साल की बच्ची बोले या बच्चा बोले सेंटा क्लॉज होता है, मेरे लिए गिफ्ट लाया, रखते मम्मी पापा ही हैं, बच्चे के अंदर पूरा सॉलिड व्यू हो जाता है। तो वो उसके रूप में थोड़ी हम लोग कुछ बोलेंगे कि नहीं बच्चा स्टूपिड है। नहीं, बच्चा इमेजिन करता है, बच्चे का दिमाग इसीलिए बना, उसी से ग्रोथ भी होता है उसका, जब वो ये सब सोचता है। बट सवाल उठ रहा है कि अगर एक 50 साल का आदमी ये बोले, 50 साल की औरत अगर ये बोले, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका दिमाग का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ, या इसको कोई गाइड नहीं किया ठीक से, इसको ऐसा लगता है। और वो कॉन्फिडेंटली चिल्ला चिल्ला के बोल सकती है कि यस होता है, मैं ये मानती हूँ, मैं ये फील करती हूँ कि मुझे दिखता है भाई। तो भाई आपको दिखता है तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो गूगल में, है ना। बहुत सारा बीमारी है, हेलुसिनेशन होता है लोगों को। तो चेक, किसी अननोन अदृश्य का आपको दिखना, एहसास होना, आपके कान में बुदबुदाना कहना क्या कहलाता है, चेक करना। ये एक बीमारी का नाम है, आपको मिलेगा। स्टिल अब हमें, हमारा मकसद है हमेशा ऑब्जेक्टिव होना। इनफैक्ट लाइफ में भी होना चाहिए, सिर्फ अकाउंट्स में नहीं। पूरा साइंस ऑब्जेक्टिविटी पे ही है। कोई भी ऐसी क्लेम नहीं कर सकता, फिर तो कोई भी आगे कर देगा कुछ भी, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो साइंस टिकता ही वेरीफाई से। बेटा पढ़े कॉमर्स है, लेकिन याद रखिए कि जीवन चलाना हमेशा साइंस से ही है ना। वो ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा हार्श हो जाता है, रियलिटी थोड़ा कड़वा हो जाता है, लेकिन कल्पना से जीने से अच्छा है, कल्पना में जीने से अच्छा है रियलिटी में जियो, तो हम उसको बदल सकते हैं। अगर हम ये बोल दें सब कुछ तो ठीक ही है, गरीबी है, क्या करें, उसका कर्मा है, तो फिर आप कभी बदल नहीं पाओगे। गरीबी को एक प्रॉब्लम की तरह लो, एक बीमारी की तरह लो, और तब आप मेहनत करोगे उसको बदलने का। समझ रहे हो बात? यू हैव टू वेरी स्मार्ट। तो कॉमर्स के बच्चे हों, चाहे आर्ट्स के बच्चे हों, और साइंस के बच्चे तो खास कर उनको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को जानने से पहले मानना पड़ेगा। ये मेरा टेक है इस पर, यही रास्ता से बिल्कुल सही होता है। नहीं तो कोई भी बेवकूफ़ बना दे आपको। देखते नहीं हो बाबा लोग शक्ति दिखा के अपना बेवकूफ़ बना रहा, तुम्हारा किस्मत बदल देंगे, कल क्या होगा बता देंगे। तो सब कहने की बातें, स्कैम्स ये भी सिखाएंगे आप लोग को। जो बच्चे लोगों को पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, वो ठीक स्कैम मैथ्स लगा के बाबा वगैरह करके अपना घर चला लेगा, शायद ज़्यादा चला ले, क्योंकि देश के अंदर में इंटेलेक्चुअल लोगों का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है जितना ये पोंगा पंडित लोग का, बाबा लोग का है। तो वो लोग जल्दी कमाएगा, मर्सिडीज BMW में घूमेगा। लेकिन देखो इंडिया में इंटेलेक्चुअल लोगों का हाल बहुत बुरा है, कहाँ लोग उनको वैल्यू देते हैं। इनफैक्ट पब्लिक के का इमेज, जो कहने की बातें, मतलब आई फील सो डिसहर्टेड इससे कि भाई पढ़े लिखे लोगों के सवाल को लोग कह देते हैं कि 4 किताब पढ़ लिया है, ज़्यादा ज्ञानी हो गया है। यस हो गया है। इसको नेगेटिवली लेना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए हाँ हो गया, आपसे ज़्यादा पढ़े हैं तो आपसे ज़्यादा ज्ञान हो गई। आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आधार बताइए, तब हम किसी चीज़ को मानेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब भूत प्रेत आत्मा भगवान कुछ भी हो, मुझे आधार दीजिए, एविडेंस दीजिए, ऑब्जेक्टिवली उसको सिद्ध कीजिए, तब माना जाएगा कि ये सही है। कि आपके पर्सनल व्यूज़ को, बायसेस को मान के कोई फ़ायदा नहीं। उड़ने वाला घोड़ा होता है क्या? यूनिकॉर्न होता है? नहीं। कैसे मालूम? नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं है। भूत
आत्मा, ईश्वर, ये सब कोई यूनिकॉर्न की तरह ही है। बस फर्क इतना है कि आप बहुत स्मार्ट और चिल हो, क्योंकि घोड़ा में आपका आस्था नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर यूनिकॉर्न पे उसका आस्था होगा ना, तो बोलेगा होगा भाई, कैसे नहीं हो सकता है, आप सिद्ध करके दिखाइए कि नहीं है। मतलब पीपल डू से ऑल दीज थिंग्स। जब मेरे से चर्चा होता है, बोले आप सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं है ईश्वर, कि नहीं है भूत, तो मैं भी तुमसे तुम सिद्ध कर सकता है कि उड़ने वाला घोड़ा नहीं है, यूनिकॉर्न नहीं होता, पंख वाला घोड़ा नहीं होता। तब ये चीज़ अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बोले कह रहे फंस गए ना। यही तो होता है कि आप श्योर हैं कि उड़ने वाला घोड़ा नहीं होता, सर एविडेंस नहीं है। और जब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो फिर आप रिवर्स क्वेश्चन करते हो कि सर आप सिद्ध कर सकते कि नहीं। अरे नहीं है, किसी चीज़ का नहीं प्रूफ कर सकते हम। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चाइना टी पॉट। क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि जुपिटर के चारों तरफ एक चाइना का टी पॉट, कप, प्लेट उसको रिवॉल्व कर रहा है? कर सकते हैं सिद्ध? तो नहीं, तो आप किसी चीज़ का, हजारों चीज़ें का नहीं आप प्रूफ एविडेंस नहीं दे सकते कि वो नहीं होता है, बताओ। ऐसे कैसे बताएंगे? सिमिलरली यहाँ भी ये होता है। इट इज़ नॉट माई ड्यूटी टू प्रूव कि भूत होता है कि नहीं होता, आत्मा ये होता है कि नहीं होता है। जो ये क्लेम कर रहा है कि होता है, ये उसका ड्यूटी है एविडेंस देने का। अगर मैं कहूँगा कि कोई बात क्लेम कर रहा हूँ, तो उसको प्रूव करने का, एविडेंस देने का किसका ड्यूटी है? इसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेटा मेरे ऊपर होगा ना, क्योंकि मैं क्लेम कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो तुम क्लेम कर रहे हो, प्रूफ मेरे से मांग रहे हो, घुमा दे रहे हो क्वेश्चन को ना, दिस इज द पॉइंट। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ एवरीथिंग शुड वर्क। मतलब देश के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, तब वो इंटेलेक्चुअल बनेगा, स्मार्ट बनेगा, क्वेश्चन करेगा। यहाँ तो बचपन से उनके दिमाग में कन्फर्मिटी डाल दिया, होता है होता है बस, क्योंकि सब कर रहा होता है। अरे कभी खुद से पूछा, सोचा कैसे होता है, क्या कर रहा है, कहाँ पर है? नहीं पूछता है आदमी, है ना? तो बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से थिंकिंग रख सकता है। और मेरे को लगता है हमारा यंग जनरेशन में बहुत पोटेंशियल है। बस सिंपल सा बात है कि उसको कोई ऐसा मिला नहीं जो उसको वो रास्ता दिखा दे। इसीलिए बेचारा वो लोग वही चला रहा है, भीड़ में खड़ा हुआ है। ग्रो 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 योर माइंड, कॉन्सेप्ट, दिमाग चलाइए अपना, तब देखो मज़ा आएगा बहुत। क्वेश्चंस करना हमेशा जारी रखिए, चाहे आप बेटा किसी स्ट्रीम के हो। बहुत तो बोलता है सर खाली फिलोसॉफिकल लोग ही ये सब बात करेंगे जो फिलोसॉफी पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। एक छोटा से छोटा बच्चा भी अगर उसको कुछ बताया बजा रहा है तो पूछो कि कैसे। अब तो बड़े हो गए ना 5 तक तो 6 तक तो समझ सकते हैं। अब चलो छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। सोलर एक्लिप्स होता है ना, लूनर एक्लिप्स होता है ना, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसमें खाना क्यों नहीं खाते? हेलो हेलो सर। बोलो। सर टीटी का हो गया? नहीं, अभी थोड़ा देर और है, 5-10 मिनट, हम कॉल कर देंगे। कॉल कर दीजिए। हाँ हाँ, कॉल कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ना बेटा, बताओ क्यों क्यों नहीं खाते, क्या लेना देना है? सर हम लोग ऐसा मानते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, खाएंगे तो। कुछ नहीं होता है बेटा, चिल। इसको कहते हैं सुपरस्टिशन। भीड़ मान रहा है, आप भी मान रहे, समझ रहे हो? तो बेटा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बच्चे पढ़ लिख करके भी बेवकूफ़ हो जाते हैं। हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेवकूफ़ का बहुत भीड़ है। आपको उस भीड़ में नहीं रहना, ठीक है ना? आपको सवाल भी करना, सवाल करो। अभी किसी कंक्लूजन पे मत पहुँचो, अभी आप लोग सवाल करो, देखो क्या क्या आंसर मिलता है आपको, तब मज़ा आएगा। कहाँ तक पहुँचे बेटा? अब लिखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं।
ये मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? इसके अंदर भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग सीखे कि हम सारा रेवेन्यू को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। लिखिए, इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, all related expenses should also be recognized as expenses. Whether paid or not. Whether paid or तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट ईयर का रेवेन्यू है, करंट ईयर का रेवेन्यू और करंट ईयर के एक्सपेंसेस को हमें शो करना चाहिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हमें कुछ भी ढूंढना है, प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें करंट ईयर का सारा रेवेन्यू, करंट ईयर का सारा एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर में जो इनकम होना था, अगर वो हमको अभी मिल गया तो क्या वो लें हम? नहीं लेना है, सिर्फ करंट पीरियड का लेना है। मिला है चाहे नहीं मिला है, तो करंट ईयर का रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है? टैली चलता है, ये सब तो अधिकतर लोग तो करते भी नहीं। क्या नहीं करते? टैली यूज होता है ना, तो अधिकतर लोग जैसे कि ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देते सब पे। वही बात है ना कि आपको प्रॉपर बेस रेडी करना है ना, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो अकाउंट्स करके आए हैं वो है कि भाई जो जो मेरे को ज़रूरत पड़ रहा है हम सिर्फ उतना कर रहे हैं, और एक है किसी भी सब्जेक्ट का कमांड होना। समझ रहे हैं? वो ये कमांड आएगा आपको इससे। इसके बिना लोग काम कर लेते हैं, लेकिन ये जो आपके को सॉलिड देगा ना ज्ञान, ये ज़रूरी है। इनफैक्ट आप जब सीए करोगे तो भी ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। करना आपको प्रैक्टिकली है बहुत कुछ, लेकिन आगे चल के ऑडिटिंग में काम आएगा। आपको देखना पड़ेगा एक आदमी ये काम कर रहा है कि नहीं। एक आदमी आपको लिस्ट बना के दे दिया, आप उसके हिसाब से अकाउंटिंग कर दिए। अरे भाई आपको वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई झोल तो नहीं किया है। जो इनकम इस साल का नहीं है दिखा दिया, इनकम बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने के लिए, ये तो गलत चीज़ हो गया ना। तो ये चीज़ इसीलिए काम आएगा यहाँ पे आपको। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ क्या लिखना है? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट जितना कॉस्ट इनकर हुआ है उसी पे दिखाना है आपको। ठीक, एग्जाम्पल, आपने एक एसेट परचेज किया, आपने एक प्लांट परचेज किया 5 लाख रुपए का। साल का एंड हो गया, एंड में इस प्लांट का वैल्यू 7 लाख हो गया। फिर भी आपको अपने बुक्स में कितना दिखा देना चाहिए? क्योंकि आपने कॉस्ट कितना किया था इनका इसके ऊपर। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहा है ऐसा करो?
भाई मार्केट में वैल्यू 7 लाख है, कैसे डिटरमाइन कर दिए कि 7 लाख है? अगेन पर्सनल बायस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्लांट का कीमत 7 लाख है। तो भाई तुम्हारे लगने से क्या होता है? बेच थोड़ी दिए तुमको ऐसा लग रहा है, तुम कुछ भी सोच सकते हो। मेरा घर मुझे लगता है 1 करोड़ का है, तो इट डजेंट मैटर कि आपको क्या लगता। सवाल वही आ गया, ऑब्जेक्टिविटी को रखना है तो ये चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ को नहीं करना पड़ेगा, इसी को करना पड़ेगा। 5 लाख में खरीदे थे ना, कॉस्ट 5 लाख था, 5 लाख दिखाइए, क्योंकि 7 लाख दिखाने का पैमाना क्या है, बेसिस क्या है? तो आप अपने पर्सनल बायसेस को यहाँ लाएंगे तो गड़बड़। और ये सब करता है, बहुत गेम होता है। आपको अकाउंट्स पढ़ना है, अभी आप सिर्फ कर रहे हो रिकॉर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। हायर लेवल पे जब आप मान लो सीए करने का सोचते हैं, सीए करोगे तो उसमें तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। ये सब स्कैम करता है लोग, अकाउंट्स में जानबूझ करके मैनिपुलेट करता है बैलेंसेस को, कॉन्सेप्ट से के साथ खिलवाड़ करता है। अगर बढ़ा के दिखा दे तब तो टैक्स तो उतना देना पड़ेगा। तो भाई आपका रियल कंडीशन वैसा है नहीं और आप बढ़ा के दे रहे हैं। कंपनी पे पैसा आप लगाए हो, शेयर होल्डर लगाया है ना। तुम एक ही बिजनेस को क्यों पकड़ के चल रहे हो कि सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही होगा? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का सोचो ना, वहाँ तो उन लोगों का पैसा लगा हुआ है और वहाँ का मैनेजमेंट अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो किसका कटेगा? शेयर होल्डर के सेफ्टी के लिए अकाउंट्स तगड़ा होना ज़रूरी है नहीं है? तो इसको वेरीफाई करने के लिए फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का यूज़ होता है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये पहला मुद्दा है, और भी यूजेस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, लेकिन सबसे बहुत ज़रूरत नीड का चीज़ है वो ये है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में झोल झाल नहीं होना चाहिए, पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर लिखिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है जब इनकर कर रहे हैं, पेड और नॉट। रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करना है व्हेन अर्नड, रिसीव्ड और नॉट का मुद्दा नहीं है। क्या समझे? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस साल का खर्चा है उस साल रिकॉर्ड करो, जिस साल का रेवेन्यू है उसी साल रिकॉर्ड करो। मिलना या देना ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस साल का है तो इस साल ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। तुम लोग ये कर के आए हो, ध्यान रखना, कुछ हो सकता है तुमको याद आए। सपोज कीजिए आपको सैलरी देना है 1000 पर मंथ, तो बताओ बेटा 12 महीने का सैलरी कितना होगा? तो 12,000 होना चाहिए। सैलरी पेड कितना है? सपोज कीजिए सैलरी पेमेंट हुआ है सिर्फ 11,000 का, तो इसका मतलब अभी भी 1,000 देना बाकी है ना बेटा? तो लिख दें आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना का आउटस्टैंडिंग है? 1,000 का बाकी है। आप मेरे को बताओ मैं अपने बुक्स में कितना दिखाऊं? 11,000 दिखाऊं कि 12 दिखाऊं? 12 दिखाना होगा। तो बेटा इसका मतलब सैलरी पेड दिखाऊंगा 11 और मुझे 1,000 रुपया क्या करना पड़ेगा? ऐड करना होगा। क्या करना पड़ेगा? और बेटा यही कारण है कि जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो उसमें सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग खर्चे को, जितना भी खर्चा होता था उसको ऐड करते थे। तो बताना तो बेटा प्रीपेड का क्या करेंगे? क्या करते थे प्रीपेड को? प्रीपेड सैलरी अगर कोई है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा जा सकता है। जैसे आपके बुक्स में लिखा है कि सैलरी पेड 14,000 रुपीज़, तरीका से तो होना कितना चाहिए था बेटा यहाँ पे? 1000 इंटू 12 12, लेकिन एक्चुअल में पे कितना हुआ है? इसका मतलब एक एम्प्लॉय मेरे से एडवांस ले लिया है। हो सकता है कि वो मेरे को बोला कि सर थोड़ा मेरे को 2 महीना का दे दीजिए एडवांस। आई सेड चल ले चल, कोई बात नहीं। तो क्या वो इस साल का है 2000? तो क्या इस साल आएगा वो? तो इस प्रीपेड सैलरी का 2000 क्या करना है? तो अल्टीमेटली वापस हमारे बुक्स में कितना आएगा? तो जो आना चाहिए था बेटा वही आएगा। मिला है चाहे नहीं मिला है, दिए हैं चाहे
नहीं है। सेम अप्लाइज टू इनकम ऑल्सो। इसीलिए याद करो इनकम में क्या करते थे, अगर इस कॉन्सेप्ट को इनकम पे अप्लाई करें तो कोई भी इनकम हो उसमें से ऐड करते थे क्या, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिए लेकिन मिला नहीं है। नहीं। मिला है तो क्या हुआ, कमा लिए ना, इस साल का है ना, इस साल आना चाहिए, समझ रहे हो। और इसमें से क्या लेस कर देते थे, प्री रिसीव्ड इनकम या एडवांस इनकम। आने वाला साल का इनकम अगर अभी मिल गया तो भले वो इनकम में भले ऐड हुआ होगा, लेकिन तुमको अपने बुक्स के अंदर से उसको क्या करने का, माइनस करना पड़ता है। तो अक्रूवल बेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में पता होना सबको चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट मस्त क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट लिखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये सारा कॉन्सेप्ट बेटा ये अभी लग जाएगा आपका, अभी मतलब समझ रहे हो ना, अभी मतलब अभी आप जब स्टार्ट करोगे अकाउंट्स, जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है वहाँ ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब लिखिए कौन सा नंबर आया अपना, 11 ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एक को बेटा क्या कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं अपन, बस समझ में आया। डेबिट क्रेडिट क्यों लिखते हैं, और हर ट्रांजैक्शन में दो दो क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि बेटा हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट। समझ रहे हो। जब हम लोग जर्नल करेंगे, हम एनालिसिस करवाएंगे जब ट्रांजैक्शन का, देन आई विल शो यू डुअल एस्पेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। कुछ भी होगा ना, दो एस्पेक्ट अफेक्ट करेगा, उसमें दो चीज़ अफेक्ट करेगा, और तभी बात कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। ये भी ध्यान रखना होता है। फिर लिखिए मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बेटा वो सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा ना जो डिसीजन ऑफ द यूज़र को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक, ऑल मटेरियल आइटम्स मस्ट बी रिकॉर्डेड। ठीक है। अब ये बेटा मटेरियल आइटम क्या है, जो भी यूज़र्स होता है ना अकाउंट्स का, यूज़र्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं ना बेसिक्स में, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। तो यूज़र जो होता है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, जो भी हमारे यूज़र्स पे या डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट डाले उन आइटम्स को कहते हैं मटेरियल आइटम्स। इसको भी एग्जांपल से समझ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। देख क्या है, तो बेटा एग्जांपल लेते हैं अपन। इसमें सपोज कीजिए एक छोटा सा दुकान है, जूस सेंटर है, मान लिया ये छोटा जूस सेंटर है। जूस सेंटर में बेटा महीना का खर्चा आता है 500 रुपया। चाय पानी पिला देते हैं, कोई भी दोस्त यार मिलने आता है तो चाय का भी प्रोविज़न रख लेते हैं। ठीक, या छोटा गद्दी वद्दी है कोई अपना, उसमें लोग मिलने आते हैं, अपन उसको चाय पानी पिला देते हैं, तो महीना का 500 रुपया अपन खर्च कर देते हैं उसके ऊपर। टी पिला दे, जूस पिला दे, ठीक है। लेकिन अपना धंधा कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है।
छोटे बिजनेस के लिए ये 500 रुपये का जो वो चाय और जूस में खर्च कर रहा है, मान लिया कस्टमर आ रहा है, खिला पिला रहा है, ये मटेरियल है कि नहीं है? छोटे बिजनेस के लिए ये 500 रुपये का भी वैल्यू उसको पता होना चाहिए कि मेरा 500 रुपया चाय में जा रहा है, तो ये दिखाना होगा, मतलब ये मटेरियल हो गया, दिखाना होगा, क्योंकि बिजनेस है छोटा, उसके लिए 500 रुपया बड़ी बात है। ठीक है, ये बिजनेस कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, इसका 1-2 लाख का बैलेंस है, तो ये 500 रुपया पर मंथ हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल मटेरियल हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान ले कि वही बिजनेस है जिसका टोटल नेट वर्थ है 100 करोड़ का, एक बिजनेस है, और वो भी खर्च कर रहा है 500-1000 रुपया खिलाने पिलाने में, तो ये 100 करोड़ के बिजनेस के लिए क्या ये 500 रुपया बहुत मटेरियल होगा क्या? ये 500 रुपया क्या यहाँ के यूज़र्स का डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट डालेगा? नहीं ना, तो इसके लिए वो इमटेरियल हो जाएगा, मतलब इमटेरियल हो जाएगा, मटेरियल नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या सीखा कि भाई मटेरियल और इमटेरियल डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ क्या है। तो जब आप किसी चीज़ को देखोगे मटेरियल या इमटेरियल, तो आप देखते हैं कि इसमें कंपनी कितना बड़ा है, नेट वर्थ क्या है उस बिजनेस का, ठीक, उससे डिटरमाइन होता है कि मटेरियल है कि नहीं। नेक्स्ट लिखिए, कौन सा नंबर आएगा अभी? 13, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस वंस एडॉप्टेड, मतलब एक बार फॉलो किया तो हर साल करो, मतलब समझ रहे हो? जल्दी से बेटा पॉलिसी को बार बार बदलो नहीं, एक नियम जो आप फॉलो कर रहे हो, एक सिद्धांत जो आप लगा रहे हो, उसी को आप हर कॉन्सेप्ट उस चीज़ को बार बार फॉलो करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल होता है बेटा डेप्रिसिएशन। में आपको बता दो डेप्रिसिएशन क्या होता है, पता है ना? एसेट का कीमत घट रहा है, तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए बेटा 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 2 बैलेंस मेथड होता है जो जिससे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो आगे चल के समझेंगे इस बात को। तो मैं इससे कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बेटा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक मेथड लोगे, या तो SLM लोगे या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो जो एक सिलेक्ट कर लिया, इस साल भी वही लगाओ, अगला साल भी वही लगाओ, उसके बाद वाला साल भी। ऐसा नहीं है इधर ले लिया, बोला सर SLM, यहाँ तो हम WDV करने का माने या रिड्यूसिंग बैलेंस लगाने का माने, फिर बोले नहीं फिर बदल देते हैं SLM करने का माने। ये प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। तो जो सिद्धांत फॉलो कर लिए, वंस अडॉप्टेड, फॉलो इट इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स ऑल्सो। वही पॉलिसी को बार बार यूज़ करो अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ रिक्वायरमेंट टू चेंज। अगर कोई रैशनल रीज़न है उसको बदलने का तो बदल दो, अदरवाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको वही चीज़ बार बार फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? समझ में आया अच्छे से चीज़? इसके बाद लिखिए नंबर 14, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसको ऐसे समझो बेटा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस
का हिसाब रखेंगे, प्रोविज़न बनाएंगे। होने वाले नुकसान और खर्चे के लिए आज ही जुगाड़ रखो, रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का जुगाड़ आज, मुझे लगता है कि कल मेरा ये नुकसान होने वाला है, उसके लिए आज जुगाड़ कर लो, आज कर लो। खर्चा नुकसान के लिए अलाउड है, आज ही आप चाहो तो अपना प्रॉफिट घटा कर दिखा सकते हो, इसके लिए प्रोविज़न बना सकते हो। लेकिन बेटा अगर मुझे लगता है कि अगले साल मेरा कुछ इनकम होने वाला है, इसका प्रोविज़न बनाने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो इनकम को नहीं कर, इसीलिए बोलते कंजर्व होके चलना। कंजर्व का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव थॉट क्या होता है? नेगेटिव सोच के चलो ना, फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तभी ना हम आज कर सेविंग्स करते हैं। फ्यूचर में इनकम होने वाला है, इसका क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अकाउंट्स भी अलाउ नहीं करता है। बोला फ्यूचर में होने वाला नुकसान का हिसाब रख सकते हैं, उसको आज ही अपने बुक्स में दिखा सकते हैं, लेकिन होने वाला रेवेन्यू को आप बुक्स पे नहीं दिखाना है आपको। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्या? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। ये इम्पॉर्टेंट था, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। फिर कुछ कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है भाई, टाइमलीनेस क्या है? टाइमलीनेस का मतलब प्रिपेयर कीजिए और प्रेजेंट कीजिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीजनेबल टाइम के अंदर। बात समझ में आए? इसको ऐसे समझेंगे, 31 मार्च 2024 को जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था वो आप बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं जनवरी 2025 में। तो क्या अब इस इंफॉर्मेशन का कोई रेलिवेंस रहा? इतना समय बीत गया, अब इसका क्या रेलिवेंस रहेगा? तो टाइम ध्यान रखना होता है, इसीलिए टाइमलीनेस होता है। ठीक, सही टाइम पे बनाकर प्रेजेंट करो। तो इसमें ऐसे लिख लो, टाइम मैटर्स, टाइम इज वैल्यूएबल, टाइम मैटर्स। टाइम के अंदर अगर नहीं दे रहे हो तो फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई बेनिफिट यूज नहीं रह जाता, इसीलिए इसको टाइम पे देना होगा। फिर लिखो इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो ये बेटा इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है? तो जब भी आप अकाउंट्स कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जो उस वैरायटी का इंडस्ट्री फॉलो कर रहा है उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आप अलग नहीं चलेंगे। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कुछ फॉलो कर रहा है तो आप भी अकाउंटिंग उसी प्रैक्टिसेस को ध्यान में रख के करोगे। क्यों करेंगे ऐसा? तभी तो कंपेयर कर पाओगे। फिर है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। क्या होगा ये? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। सपोज करिए, कीजिए कि एक लैंड है, 10 लाख का लैंड है, मिस्टर एक्स ने सेल कर दिया मिस्टर वाई को। ठीक है, मिस्टर वाई ने एक्स को क्या दे दिया? कैश दे दिया, पैसा दे दिया। तरीका से देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शन हो गया ना।
लेकिन बेटा ये जो लैंड है ना, अभी तक मिस्टर वाई के और वाई के रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इस लैंड का, इसके नाम पे। तो भाई दे तरीका से देखा जाए, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या लीगली हो गया है क्या इसका? नहीं हुआ। लेकिन सब्सटेंस देखा जाए तो बेटा पैसा तो मिल गया, ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो गया। तो किसका है ज़मीन अब? ज़मीन किसका? मिस्टर वाई का हो गया। मेरे पास से ज़मीन गया एक्स के, तो मान लो तुम एक्स के अकाउंटेंट हो, तो बताओ क्या ये लैंड 10 लाख रुपए का मिस्टर एक्स का एसेट में आएगा क्या? नहीं आएगा। एसेट तो बेच दिया, लेकिन बोलेगा सर लीगली तो नहीं है ना, ओनरशिप लीगली ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। सो व्हाट, अकाउंट से पूरा लीगल होना ज़रूरी नहीं है, फॉर्म होना, लीगल बिजनेस होना ज़रूरी है, लीगल फॉर्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब्सटेंस इम्पॉर्टेंट है। अगर पैसा मिल गया, ज़मीन दे दिया, रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। ज़मीन गया तो अब मिस्टर एक्स के बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में आप लैंड नहीं दिखा सकते, उसको सेल दिखाना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? तो ये हमने बेटा पूरा ख़त्म कर दिया एक ही क्लास के अंदर में। तो मैराथन क्लास हो गया एक तरीके से, ये सारा अपने प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स अपने पढ़ लिए, ये पूरा चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका एप्लीकेशन। तो हम ये आपको होमवर्क दे देते हैं, आप क्या करोगे, आपके बुक्स के अंदर देखोगे इसका एप्लीकेशंस है 3.9 एंड पे ही देखना, एप्लीकेशंस आएगा, कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन आएगा। तो आप क्या करोगे, इसके एप्लीकेशन करना है और इसका MCQs सॉल्व करना है बस। तो दो चीज़ करना है होमवर्क, एप्लीकेशंस और MCQ। अरे जैसे मैं आपसे बोला ना, अभी एग्जांपल दिया था कि बेटा सैलरी है, आउटस्टैंडिंग इतना है, तो बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी को लेना है कि नहीं लेना है? बेटा क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? एप्लीकेशन सम में आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 का है, क्या करेंगे इसका? तो आपको लिखना होगा वी विल हैव टू ऐड दिस अमाउंट विद द एक्सपेंस दैट इज सैलरी बाय, बिकॉज कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, हमने एक मेथड फॉलो किया, द बिजनेस डिसाइडेड टू अडॉप्ट SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट in the next year it wants to change it to written down value method without any reason. Is he allowed to do that? Which concept says कि ये नहीं करना चाहिए? कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि भाई आपको ये फॉलो करना चाहिए। A business thinks that in the next year it will generate a revenue or they will earn an income of 10 lakh rupees, and he has written that amount in his books. Has he done the correct thing as per accounting principles? No. Why? What kind of principle, what principle is applicable here and it says that it is not correct? Principle of conservatism concept. It says कि बेटा एक्सपेंसेस तो है अलाउड फ्यूचर में लॉसेस को करने का प्रोविजन, लेकिन रेवेन्यू अलाउड। इसी से रिलेटेड दूसरा, वी थिंक दैट देयर विल बी अ बैड डेट ऑफ 10,000 रुपीज इन द कमिंग ईयर, वी वोंट गेट रुपीज 10,000 फ्रॉम द डेटर्स। नाउ टेल मी, कैन द कंपनी मेक प्रोविजन फॉर द सेम इन दिस ईयर? For future loss, bad debt is future loss. It is not guaranteed. We think it may happen. So can we make provision for that loss in this year? Next year. Yes. You have to understand. These are important principles. क्या सीखा आपने बेटा? कंजर्वेटिज्म में क्या सिखाया था? एक्सपेक्टेड लॉस के लिए जुगाड़ करना अलाउड है, लेकिन रेवेन्यू के लिए नॉट अलाउड है। समझ रहे हो? तो फ्यूचर में अगर ये नुकसान हो रहा है तो ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।
एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्लास को फॉलो कर लें, हमारे चैनल को, अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं और जो कोलकाता के अंदर हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। डेमो क्लासेस आर गोइंग ऑन, तो जितना जल्दी हो सके अपने सीट्स को बुक करें, रजिस्टर करें अपने आप को डेमो क्लासेस के लिए। होप टू सी यू सून, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।